Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain, and in this particular video I will be talking to your parents. Yes, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातें जो चल रही हैं वो आपके पेरेंट्स तक, हमारे पेरेंट्स तक पहुंचाई जाए. कई बार क्या होता था, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता था तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हो रहा है. मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है. तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे समझाऊँ. ऐसा नहीं है कि वो मुझे मेहनत करते हुए नहीं देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं हो रहा था तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं ये चीज़. तो इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचाना चाहता हूं. आप चाहें तो इसे पहले देख सकते हैं एक बार, और अगर आपको लगे तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार ज़रूर दिखाइएगा बाद में. क्योंकि देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे हसल बसल के बीच में ये ना भूलें कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पेपर का. फाइनेंसेस उनके जा रहे हैं, टाइम उनका जा रहा है, मेहनत जा रही है, एक्सपेक्टेशंस जा रही हैं, राइट. तो आपका पेपर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन पेपर में चल क्या रहा है, यूपीएससी में चल क्या रहा है. और शायद मेरे से ये बात आएगी तो 1% या 1.5% ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ आएगी, तो शायद उनको थोड़ा ये चीज़ समझा पाऊँ मैं कि एक्चुअली में द वेयर द इशूज़ लाइंग. तो इतना ही है अभी. मैं अल स्टार्टेड, तो अगर आपको दिखानी है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं डायरेक्टली. और ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम सत्यम जैन है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. ताकि मैं ये चीज़ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई गुणगान या बखान करना चाहता हूँ. मैं बस इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ समझें, या फिर ये चीज़ जान पाएँ कि आपसे जो भी बातें आगे मैं कहने जा रहा हूँ वो कह किस ओहदे से रहा हूँ या किस वजह से रहा हूँ, या जो आपसे बात बोल रहा है वो है कौन. तो मेरा नाम सत्यम जैन है. मैं यूपीएससी के इस पेपर को, सीएससी के पेपर को अपने 5 वर्ष दे चुका हूँ. पिछले 5 वर्ष से मैं तैयारी कर रहा हूँ. मैंने 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यूज़ दिए हैं. अभी रिसेंटली में 2022 में दिया था और 2021 में दिया था. किन्हीं कारणवश मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया. इस दौरान मैं पिछले 3 सालों से, लगभग पिछले 2.5 सालों से यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ. और जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, मोर देन अ डजन स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, फाइनल लिस्ट में आए हैं, इंक्लूडिंग अंडर 100 रैंक्स. मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको बस ये पता चल जाए कि आपसे जो भी बातें आगे इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो एक क्रेडिबल सोर्स से आ रही हैं. वो एक ऐसे इंसान से आ रही हैं जो जानता है कि वो क्या बोल रहा है, जो आपसे सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहा है कि उसे आपसे कुछ चाहिए, लेकिन जेन्युइनली इसलिए बात कर रहा है आपसे क्योंकि जब मेरे साथ मैं ये दिक्कतें फेस कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स को समझाने वाला कोई नहीं था या बताने वाला कोई नहीं था. मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तक ये बातें जाएं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पैसा, हिम्मत, मेहनत, आपकी उम्मीदें, ये सब जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई हैं. तो मैं आपको अभी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यूपीएससी एज एन एग्ज़ाम किस तरीके से अब बदल गया है, और इस बदले हुए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो कैसे हार्ड वर्किंग मेहनती छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को हो रही है. सो थोड़ा सा प्लीज़ सुनिएगा, और अगर कहीं मेरे से कुछ गलती हो तो मैं अभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ. मैं आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ. बस आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू. मैं बस बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इस पूरे हसल बसल के बीच में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि पेरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस जर्नी का. तो शुरू करते हैं. ये यूपीएससी के पिछले साल का एक क्वेश्चन है. इसमें यूपीएससी ने पूछा है कि भारत के एक पर्टिकुलर हिस्से से इन 4 नदियों में से कौन सी नदियाँ निकलती हैं. अगर आप इनके ऑप्शंस देखेंगे तो इनमें से बस कोई 2 नदियाँ निकलती हैं. वो नदियाँ अगर आपको पता हैं तो आप वो 2 नदियाँ मार सकते हैं, आंसर में उनको टिक कर सकते हैं, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. ये पिछले साल तक के क्वेश्चंस आए थे इस तरीके के.
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस साल 2023 का जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसका क्वेश्चन है। ये भी नदियों के रिगार्डिंग ही है। इसमें 3 नदियों के बारे में ज़िक्र किया है और बताया है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कि ये जो नदियाँ हैं ये किस किस जगह से होकर गुज़रती हैं या कैसे गुज़रती हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बच्चे ने बहुत मेहनत करी, किसी भी एस्पायरेंट ने मेहनत करी, जिसने पढ़ाई करी वो इसको कर लेगा, क्योंकि ठीक है मेहनत से हुई है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसने कर लिया। लेकिन ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगर मुझे ये पता है कि ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी मान लीजिए सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है, तो मैं इसमें इन दोनों के बीच में आके मुझे तुक्का मारना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब मान लीजिए किसी को इन तीनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो अपनी गलत इन्फॉर्मेशन से भी किसी तरीके से ये जान ले। मान लीजिए उसने कह दिया कि ये वाला गलत है, इस पे तुक्का मार लिया, हालांकि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में इसको गलत काट देता है और इन दोनों को सही मार देता है। तो वो अपना आंसर मान लीजिए उसने यहाँ पे टिक कर दिया, उसको +2 मार्क्स मिल गए, लेकिन एक्चुअली में उसकी पूरी नॉलेज गलत है। तो सिर्फ एक तुक्के के बेसिस पे एक हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट, आपका बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो नेगेटिव में चला जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और जिसने तुक्का मार दिया, जिसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी तीनों ऑप्शंस की, उसके +2 मार्क्स आ जाएंगे। जबकि पिछले साल तक ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेस था नॉलेज पे, मेहनत पे, हार्डवर्क पे, इन्फॉर्मेशन पे। इस बार ये चीज़ बिल्कुल बदल दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन के माध्यम से कि ये जो बदला हुआ पैटर्न है ये किस कदर पेपर को गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। इनमें से ये 4 जानवरों के नाम दिए हैं और कहा है कि कौन इनमें से एक लकड़ी लेके उससे कुरेद के, पेड़ कुरेद के, और वहाँ से जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको खाता है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे कोई बच्चा दे सकता है? उसने ये कहीं नहीं पढ़ा है। मैंने हर यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, ये चीज़ कहीं नहीं लिखी होती कि कौन सा जानवर लकड़ी से पेड़ खुरच के चींटियाँ खा रहा है या कोई इंसेक्ट खा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी महत्वपूर्णता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको ज़िंदगी में आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद हेल्प नहीं करने वाला है, लेकिन अब ये पेपर में है तो है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसमें जो हार्ड वर्किंग बच्चा है वो कहाँ से इसका आंसर करेगा? जो वाकई में सारे दिन बुक्स में आंखें गड़ाए बैठा है, जिसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी पीठ में दर्द रहने लगा है, वो कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करेगा? तो गलती हमारी ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, गलती आपके बच्चे की भी ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब कुछ कोचिंग वाले आके बोल रहे हैं कि आपको पूरे टाइम पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ टाइम टीवी देखना चाहिए, टीवी में जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, यूपीएससी जैसी प्रिपरेशन जहाँ पे आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, रोज़ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बैठ के बच्चा टीवी देखेगा ये सोच के कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा? कितने चैनल हैं, कितने प्रोग्राम हैं, कैसे देखेगा? लेकिन क्योंकि कोचिंग को कुछ भी बोलना है तो वो बोल देंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन भारतीय गिलहरियों के बारे में है और इसमें भारतीय गिलहरियों के बारे में ऐसे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो अपना घोंसला धरती में घुस के बनाती हैं, वो अपने जो खाना है वो कहाँ पे रखती हैं, वो मांस खाती है कि नहीं खाती हैं या सिर्फ घास खाती हैं, ऐसे करके इसमें स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं। अब ये इससे पहले साल तक स्टेटमेंट सिर्फ इतने आते थे कि जो ये स्क्विरल है, ये जो गिलहरी है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या ये कहाँ पाई जाती है। अभी वो ये पूछ रहे हैं कि ये अपना घर कहाँ बनाती है, अपने बीज कहाँ रखती है, क्या खाती है। एक बच्चा कैसे तैयारी करे? कल को आप कितनी प्रजातियां हैं, लाखों प्रजातियां हैं, आप किसी के बारे में भी पूछ लेंगे
तो बच्चा कैसे इसको सॉल्व करेगा, कैसे उसको पता होगा? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वही आ जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा कह दे कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, गिलहरी जो है वो नहीं खाती, मांस नहीं खाती है, कीड़े मकोड़े नहीं खाती है, और वो इन दोनों के बेसिस पे ये वाला आंसर मार्क कराए, तो उस हालांकि वो यहाँ पे गलत है बिल्कुल, उसको कुछ आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये मैं बस आप तक कन्वे करना चाहता हूं ताकि आपको अपने बच्चे की मेहनत पर शक ना हो। एक ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें 3 जानवरों के नाम दिए हैं और कहा है कि इन 3 में से ये बताओ कि कौन कौन से जानवर सूर्य अस्त के बाद, सनसेट के बाद एक्टिव होते हैं। दुनिया में, भारत में कई लाख तरह के जानवर हैं। पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों जानवर हैं। उसमें से कौन सा जानवर कब जागता है, कब सोता है, किसी भी किताब में दिया होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और इसकी क्या रिलेवेंस है, इसकी इसकी ज़रूरत क्या है क्वेश्चन की? क्यों हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी आईएएस या आईपीएस आईआरएस बनने के बाद या फॉरेन सर्विसेज में जाने के बाद कि कौन सा जानवर रात को जागता है या सोता है? अब बाई चांस किसी ने कहीं कोई किताब पढ़ते हुए, कोई नॉवल पढ़ते हुए ये चीज़ देख ली हो और वो मार्क कराए, तो उसके तो 2 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा दिन रात लगा हुआ है, जिसने सारी किताबें पढ़ ली हैं, याद कर ली हैं, मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, उसने तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा। अब वो क्या करेगा इस केस में? या तो इसमें तुक्का मारेगा या तो इसको छोड़ के आएगा। इन एनी केस वो कम मेहनती बच्चे से पिछड़ रहा है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन, 4 कीट पतंगों के नाम दे दिए हैं और बोल रहे हैं कि इनमें से कौन डांस करके अपने साथियों को बताता है कि आओ यहाँ पे खाना है। कैसे बच्चा पढ़ेगा? किसी भी बुक में, किसी भी किताब में ये सब नहीं है। और कोचिंग वाले फिर आके बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने आसपास देखना चाहिए। बच्चा किताब में देखे कि बैठ के मधुमक्खियों के छत्ते देखे? मतलब आई डोंट नो कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेपर जब आ जाता है, जब इस तरीके का पेपर आ जाता है जहाँ पे तुक्के लग सकते हैं, जहाँ पे मेहनत की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, जहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते उन क्वेश्चंस के बारे में, आपने सारी सब चीज़ पढ़ ली है फिर भी वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन पेपर के बाद अगर किसी बच्चे के कम स्कोर आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट का कम स्कोर आ रहा है, तो उसे अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। या हम एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट उसको ये कैसे बोल दें कि नहीं तूने मेहनत नहीं करी थी? वो कैसे ये चीज़ अपने पेरेंट्स तक, अपने गार्जियंस तक बताए, कन्वे करे कि मैंने मेहनत करी थी, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर ही इस तरीके का आ जाएगा तो बच्चा करेगा क्या? अगर कोई एक लकड़ी का गट्ठा है, उसको काटने की रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है कि मुझे कंपटीशन में इस लकड़ी के गट्ठे को काटना है, लेकिन जिस दिन वो कंपटीशन हॉल में गया उस दिन उसको बोल दिया वहाँ जाके कि अब तुम्हें तैरना है, तो उसकी 1 साल की मेहनत यहाँ कैसे काम आएगी? ठीक है, अब क्योंकि मेहनत कर दी है 1 साल तो वो तैरेगा, वो वहाँ भी हाथ पैर मारेगा, वो वहाँ भी कोशिश करेगा, लेकिन 50-50 चांसेस हो जाएंगे ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये पेपर 1 की थी, जो पेपर बच्चे सुबह देते हैं। एक पेपर शाम को होता है दोपहर में, जो जनरली मैथ और इंग्लिश का पेपर बोला जाता है। ये उस मैथ और इंग्लिश के पेपर का यूपीएससी का सिलेबस है। इसमें लिखा है बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस आएंगे, क्लास 10th लेवल के, 10वीं कक्षा के लेवल के न्यूमरेसी के क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे फिर से यही बात लिखी है कि 10वीं कक्षा के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सर, मैम, मैं इतने बच्चों को जानता हूँ जो आईआईटी आईआईएम करके बैठे हैं और उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे।
तो 10वीं के लेवल के ये क्वेश्चंस कैसे हैं? तो अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है, लेकिन वो जीएस बहुत अच्छे से करके आ गया है, जो कि मुश्किल था, अपने आप में मुश्किल था, लेकिन फिर वो जब दूसरा पेपर देने जाता है ये सिलेबस देख के कि चलो 10वीं के ही तो 10वीं के लेवल के क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो आईआईटी वाले सॉल्व ना कर पाए, तो उस बच्चे की सच बताइए कुछ गलती है क्या अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है इस क्वेश्चन पेपर को? तो अपनी पूरी मेहनत के बाद, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, वो बच्चा फिर से मेहनत करेगा, वो फिर से खड़ा होगा, वो फिर से अपनी टेबल पे बैठेगा, वो फिर से आपके सपोर्ट के बदौलत लड़ेगा, क्योंकि उसका भी सपना है, आपका भी ड्रीम है, तो वो लड़ेगा, वो वापस से बैठेगा टेबल पे, लेकिन उसे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। उसे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे कि आप समझें कि ये पेपर इस तरीके का नहीं था कि सिर्फ मेहनत के बलबूते पर जाके सॉल्व किया जा सके। आगे मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है, वो बताने के लिए हम हैं। मेहनत करने के लिए बच्चा है, लेकिन उसका सपोर्ट सिस्टम, उस पर विश्वास जो दिखाएगा, उस पर कॉन्फिडेंस जो दिखाएंगे, वो तो आप ही लोग हैं। तो ऐसे किसी पेपर में जो इतना ज़्यादा एकदम से अलग आ जाए, एक बिल्कुल ऐसा आ जाए कि जो किताबों में से नहीं है, जो पढ़े हुए में से नहीं है, उसके बेसिस पे हम अपने बच्चों को, अपने एस्पायरेंट्स को डाउट नहीं कर सकते, उनकी नॉलेज और उनकी मेहनत को डाउट हम नहीं कर सकते हैं। बस मैं ये आपको बताना चाहता था ताकि आप ऐसा ना फील करें कि, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आती है कि अरे 10,000 बच्चे तो इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ना, वो तो मेंस लिखेंगे, और आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। 10,000 बच्चे क्लियर करेंगे, वो लोग मेंस लिखेंगे, लेकिन वो बच्चे क्या सब मेहनत के बेसिस पे लिखेंगे, या उसमें भाग्य का, लक का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा? आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कुछ तुक्के मार दिए, उनका कुछ फैक्टर हो जाएगा? और जो एक सिर्फ हार्ड वर्क के बेसिस पे गया था, या जिसका शायद लक उसका साथ नहीं दिया, तुक्के मारे थे लेकिन वो नहीं चले, हार्ड वर्क किया था लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं आ पाया, तो हाँ 10,000 बच्चे फिर से मेंस लिखेंगे, लेकिन सर मैम आपके बच्चे ने मेहनत कम नहीं करी थी। क्योंकि पेपर इस तरीके का है कि हाँ 10,000 लोग ही क्वालिफाई करेंगे, और वो जो मार्क्स आ गए वो आगे, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं अभी, लेकिन आपके बच्चे ने मेहनत नहीं कम करी थी। अगर आपको उसकी मेहनत में कमी लग रही है, ये भी बात मैं साथ साथ कह देता हूँ, अगर आपको लग रहा है दिल से कि नहीं उसकी मेहनत में कुछ कमी थी, वो नहीं पढ़ रहा था, या वो नहीं पढ़ रही थी, या वो नहीं टेबल पे बैठा हुआ था, या उसने नहीं शायद टेस्ट पेपर लगाए होंगे, या नहीं रिवीजन किया होगा, तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं, आपका ये अधिकार है, हक है, हम बच्चे हैं आपके। लेकिन अगर आपको दिल से लगता है कि आपके बच्चे ने मेहनत करी थी, वो पढ़ा था, उसने सच में दिन रात एक किए थे, उसने अपनी तबीयत नहीं देखी, उसने अपने दोस्त यार नहीं देखे, उसने पार्टियां नहीं देखी, सिर्फ अपनी किताबें देखी पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 सालों में, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पेपर के बेसिस पे ये प्लीज़ मत डिसाइड करिएगा कि आपके बच्चे की मेहनत में कुछ कमी थी। अगर आपको दिल से लगता है कि उसने मेहनत करी थी तो हाँ, आगे कैसे करना है, क्या करना है, हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। मैं बाकी जो भी मेरी टीम में लोग हैं जो और इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ लोग रैंक निकाल चुके हैं, हम सब उस पर बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वीडियो, ये सिर्फ कुछ चंद मिनट मैं आपके इसलिए लेना चाहता था ताकि मैं आपको एक बार उस लूप में ला सकूं, आपको बता सकूं कि एक्चुअली में आपके बच्चे की गलती नहीं है। उसे मेहनत करने को कहिए, अगर वो नहीं कर रहा है, अगर वो अपनी अगर वो अपनी मेहनत के में ज़रा भी चूक रही है, तो आप उसको मेहनत करने को कहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसने मेहनत करी है और आप उसको फिर से सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं तहे दिल से आपसे ये बात कह रहा हूँ, आपके बच्चे ने पहली बार भी मेहनत करी थी और इस बार भी करेगा। बस मेरा इतना ही कहना था। मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे
क्षमा मांगता हूँ अगर आप मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो। लेकिन हकीकत यही है कि मैं जेन्युइनली आपसे बस ये कुछ बातें करना चाहता था, ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि आपके बच्चे का क्यों नहीं निकल रहा है। किसी ना किसी के बच्चे का तो निकल रहा है। हर साल टॉपर्स आ जाते हैं, हर साल हम देखते हैं कि वीडियोज़ आ रही हैं यूट्यूब पे, इसने भी निकाल लिया, उसने निकाल लिया। तो उसमें कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हमारा ये फील करना बहुत बेसिक है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे बच्चे का क्यों नहीं हो रहा है। तो बस इसलिए नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा उसका जो लक है, उसका जो थोड़ा सा वो एग्जामिनेशन हॉल वाला फैक्टर है, वो थोड़ा सा उसके फेवर में नहीं गया है। तो उसकी मेहनत में कमी नहीं है। अगर मेहनत में कमी है, आप उससे मेहनत करने को बोलिए, लेकिन अगर मेहनत में कमी नहीं है तो प्लीज़ आप उसे और सपोर्ट करिए, उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करिए। बस मैं अभी आपसे इतना ही कहूँगा। बाकी आपने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है और आपने मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं ज़िंदगी के। मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके एक्सपीरियंसेस के सामने। लेकिन क्योंकि मैंने इस प्रिपरेशन में 5 साल बिताए हैं, तो उससे जो मुझे मैं समझ सका, मैंने वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। कुछ भी गलती हुई हो तो अब नहीं, मान के मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।